नमस्कार दोस्तों, मैं मनोविज्ञान विशेषज्ञ लोकेश कुमार पेपर कैन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बात की थी कि थॉर्नडाइक और अधिगम के सिद्धांतों में जो अपनी विशेष बातें बता रहा था, जिसकी जो प्रयोगों की हम बात कर रहे थे, उसके शैक्षिक महत्व की अपन बात कर रहे थे, सिद्धांतों के अन्य नामों की हम बात कर रहे थे। तो उसके बाद में थॉर्नडाइक का काम अभी पूरा नहीं हुआ। थॉर्नडाइक ने अपने इस भूल और प्रयत्न के सिद्धांत में थॉर्नडाइक ने बालक के सीखने के लिए भी अन्य और भी 8 नियम बताए हैं। थॉर्नडाइक ने दोस्तों कितने नियम बताए हैं? 8 नियम। किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों? अपन थॉर्नडाइक की बात कर रहे हैं और थॉर्नडाइक के द्वारा बताए गए नियमों की संख्या कितनी है? 8। दोस्तों, एक बहुत ही कंफ्यूजन भरा क्वेश्चन यहीं पर पुटअप होता है। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं अधिगम के 8 नियमों की। बहुत सारे प्यारे प्यारे और भोले वाले स्टूडेंट्स इस 8 के साथ में कंफ्यूज होते हैं। दोस्तों, एक बात का विशेष ध्यान रखें, 8 नियम सीखने के बताने वाला कौन है दोस्तों? थॉर्नडाइक। कौन है दोस्तों? थॉर्नडाइक। और थॉर्नडाइक ने नियम बताए हैं 8। लेकिन दोस्तों, अगर इसके साथ ही अगर प्रश्न ये आपका आ जाता कि अधिगम के 8 प्रकार किसने बताए हैं, तो दोस्तों उत्तर बदल जाता। अब 8 नियम का उत्तर दे रहे थे थॉर्नडाइक, लेकिन यहाँ पर नियम नहीं पूछ रहा है, हमें 8 प्रकार पूछ रहा है। और 8 प्रकार बताने वाला अधिगम के उस मनोवैज्ञानिक का नाम है दोस्तों रॉबर्ट गेने। कौन है दोस्तों? रॉबर्ट गेने। रॉबर्ट गेने। दोस्तों, ये बात ध्यान में रहेगी आप लोगों के। तो अधिगम के 8 नियम थॉर्नडाइक, 8 प्रकार रॉबर्ट गेने। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं कि साहब इसने जो 8 नियम बताए हैं आपके, थॉर्नडाइक ने जो टोटल कुल कितने 8 नियम बताए हैं दोस्तों, इन 8 नियमों को भी इन 2 भागों में बांटा गया है। दोस्तों, अधिगम के 8 नियम जो कि आपके थॉर्नडाइक ने बताए हैं, इनको भी 2 भागों में बांटा गया है। एक तो इन्होंने बांटा है मुख्य नियमों में, और एक दोस्तों इन्होंने दूसरा जो भाग बांटा है गौण नियम। तो थॉर्नडाइक के द्वारा बताए गए 8 नियम 2 भागों में हैं। पहला है मुख्य नियम, दूसरा है दोस्तों कौन सा? गौण नियम। अब दोस्तों बात आती है कि साहब मुख्य नियम कौन सा है और गौण नियम कौन सा है। दोस्तों, आप पिछली शिक्षक भर्ती के जितने भी पेपर उठाकर देखेंगे, आपको पता चलेगा कि एक प्रश्न इन दोनों में से लगभग आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का नियम मुख्य नियमों के अंतर्गत आता है, कौन सा नियम गौण नियमों के अंतर्गत आता है, निम्नलिखित में से कौन सा नियम थॉर्नडाइक के द्वारा बताया गया मुख्य नियम नहीं है, कौन सा नियम गौण नियम नहीं है। दोस्तों, ऐसे 4-5 प्रकार से प्रश्न को घुमा करके आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन हमारा एक भी प्रश्न का उत्तर गलत ना हो, इसके लिए आप पूरे ध्यान से वीडियो को देखें, समझने की कोशिश करें। मैं एक बार के बजाय 2 बार समझा दूंगा इसको, लेकिन दोस्तों मैं पूरी कोशिश पूरा प्रयास करूंगा कि ऐसा कन्फ्यूज़न, ऐसी परेशानी आपके लाइफ में कभी नहीं रहे। आपके पेपर में जब भी आपसे क्वेश्चन आए, बिल्कुल आपका क्वेश्चन 101% राइट हो। तो देखिए दोस्तों, मुख्य नियमों की संख्या तो है 3। ध्यान रखेंगे दोस्तों, मुख्य नियमों की संख्या कितनी है? 3, जबकि इसके गौण नियमों की संख्या कितनी बताई जाती है दोस्तों? 5। तो 3 तो मुख्य नियम है, 5 गौण नियम है। टोटल कितने हो गए दोस्तों? 8 नियम, जबकि 8 प्रकार मैंने अभी बताया किसके अनुसार थे? रॉबर्ट गेने के अनुसार। तो देखिए बात अभी आती है कि आखिरकार वो मुख्य नियम कौन कौन से हैं। देखिए दोस्तों, मुख्य नियमों में पहला नियम आता है तत्परता का नियम। कौन सा दोस्तों? तत्परता का नियम। नंबर 2 दोस्तों आपका आता है अभ्यास का नियम। अभ्यास का नियम। और नंबर 3 दोस्तों आता है आपका प्रभाव या संतोष का नियम। प्रभाव या संतोष का नियम। तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम,
प्रभाव या संतोष का नियम। दोस्तों विशेष ध्यान रखें, ये तीनों नियम जो हैं आपके मुख्य नियमों के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा 5 आपके बच जाते हैं गौण नियम। और गौण नियमों में हम बात करें तो गौण नियम कौन कौन से हैं दोस्तों, बता देता हूं आप लोगों को मैं। नंबर 1 है आपका बहुप्रतिक्रिया का नियम। कौन सा है दोस्तों, बहुप्रतिक्रिया का नियम। नंबर है 2 दोस्तों कौन सा, आंशिक प्रतिक्रिया का नियम। आंशिक प्रतिक्रिया का नियम। नंबर 3 है दोस्तों मनोवृत्ति का नियम। मनोवृत्ति, या दोस्तों ध्यान रखें, इसी मनोवृत्ति के नियम को भी कहा जाता है मानसिक विन्यास का नियम। दोस्तों क्या कहा जाता है इसे, मानसिक विन्यास का नियम। बहुप्रतिक्रिया का नियम, आंशिक प्रतिक्रिया का नियम, मनोवृत्ति या मानसिक विन्यास का नियम। नेक्स्ट आपका आता है साहचर्य का नियम। कौन सा नियम आता है दोस्तों, साहचर्य का नियम। और लास्ट फाइनल नंबर 5वां दोस्तों आता है आपका आत्मीकरण का नियम। कौन सा है दोस्तों, आत्मीकरण का नियम। तो दोस्तों थॉर्नडाइक ने नियम कितने बताए हैं, सीखने के कुल इन्होंने बताए हैं 8 नियम। 3 मुख्य नियम है, 5 गौण नियम है। तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव या संतोष का नियम, ये हैं आपके मुख्य नियम। गौण नियमों में बात करें बहुप्रतिक्रिया का, आंशिक प्रतिक्रिया का, मनोवृत्ति या मानसिक विन्यास का, साहचर्य का और आत्मीकरण का। दोस्तों ये हैं आपके गौण नियम। लेकिन दोस्तों चलो बेचारे छात्र कैसे ना तैसे करके इसको रट ही लेते हैं। लेकिन दोस्तों प्रश्न आजकल इसके अलावा दूसरे तरीके से और पूछा जाने लग गया है। आपसे मोस्टली जो सबसे ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप करता है, या तो आपसे इनमें अंतर करवा लेगा कि कौन सा गौण नियम है, कौन सा मुख्य है, कौन सा मुख्य नहीं है, कौन सा गौण नहीं है। इसके अलावा मोस्टली आपसे सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछता है मुख्य नियमों में से। और मुख्य नियमों में आपकी जो 3 नियम हैं इनके एक एक एग्जाम्पल भी आपके सामने आएंगे और एग्जाम्पल देकर के आपसे पूछेगा कि बताओ ऐसा ऐसा उदाहरण, ऐसा एग्जाम्पल बताइए अधिगम के कौन से नियम की पालना करता है, कौन से नियम के सीखने की व्याख्या करता है। तो सीखने का कौन सा नियम है, कौन सा एग्जाम्पल कहाँ जाकर सेट होता है, इसकी हम बात करते हैं। तो दोस्तों एक समीकरण एक से ये सारणी से आपकी तैयार हो गई है और ये डायग्राम का आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं। फिर हम एक एक नियम की बात करते हैं कि कौन से नियम का एग्जाम्पल कौन सा होता है, कौन से नियम से कैसे बच्चा सीखता है। तो दोस्तों अपन बात करते हैं सबसे पहले आपके मुख्य नियमों की। देखिए दोस्तों अपना सबसे पहला मुख्य नियम आता है कौन सा, तत्परता का नियम। दोस्तों आप लोग जानते हैं कि तत्परता किसे कहते हैं। तत्परता रेडी रहना, एक्टिवनेस, सक्रियता के साथ काम करने की पूर्णतया मानसिक शक्तियां जागृत रहना, ताकि हम हमारे बिल्कुल दिल से वो काम करने की हार्दिक इच्छा व्यक्त करें। वो हमारी क्या है, तत्परता। एक तो कोई हमें कह दे, जैसे हमारे घर में बड़े बुजुर्ग हैं, हमारे पिताजी दादाजी, कोई भी काम कहे कि बेटा ये वाला काम करना, एक तो कहे दादाजी अभी करता हूँ, जस्ट बहुत फास्टली करता हूँ, और एक कोई काम बता दे, बड़ा भाई कह दे कि यार क्या कर रहा है, एक गिलास पानी ले आ, और हम कहते हैं कि क्या यार परेशान करता है यार, मैं नहीं जा रहा पानी लेने, तू खुद आकर के उठ करके पी ले। इसका मतलब आप उस काम को करने के लिए तत्पर नहीं थे। लेकिन जब आपको आपके पिताजी ने या दादाजी ने जब ऑर्डर दिया, आदेश दिया, आप एक झट से उठ करके भागे, इसका मतलब आप उस काम को करने के लिए क्या थे, तत्पर थे। तो दोस्तों मैं उसी तत्परता की बात कर रहा हूँ। तो जैसे आप में काम करने की तत्परता ललक थी, आपकी इच्छा शक्तियाँ, आपकी जो मेंटलिटी थी पॉजिटिव थी, उस काम के प्रति सक्रिय थी, ठीक वैसे ही सीखने की स्थितियाँ। कभी कभार ऐसा होता है कि हम सीखने के लिए इतने अलर्ट रहते हैं, दिन रात हमें केवल किताबें पढ़ाई बस, इसके अलावा कुछ नज़र नहीं आता। और कभी कभार ऐसा भी होता है कि कोई हमें कितने ही बेहतर तरीके से सिखाने की कोशिश करें, अगर हम पूरी तरह से मेंटली प्रिपेयर नहीं हैं, अगर हमारे अंदर से वो इच्छा, हमारे अंदर से वो ताकत अपना जोर नहीं लगा पा रही है, हमारा माइंड अपसेट है, तो हम
अपने इस अपसेट माइंड को लेकर के कभी भी सही कर नहीं पाते हैं। तो दोस्तों तत्परता का नियम आपको यही बताता है कि जब तक कोई भी बालक पूर्ण रूप से मानसिक रूप से यदि तैयार नहीं होता है, मेंटली प्रिपेयर नहीं होता है, तो वह किसी भी काम को नहीं कर सकता है। यानी कि बालक को अधिगम तब तक नहीं हो सकता जब तक कि वह मेंटली प्रिपेयर नहीं हो, अर्थात जब तक कि वह पूर्ण रूप से तत्पर नहीं है किसी काम को करने के लिए, उसके द्वारा किसी भी कार्य को नहीं करवाया जा सकता, उसको अधिगम नहीं करवाया जा सकता। लेकिन दोस्तों अगर कोई भी छात्र, कोई भी बालक या कोई भी व्यक्ति अगर पूर्ण रूप से तत्पर है तो भैया उसको अधिगम करने से, उसको सीखने से कोई नहीं रोक सकता है। वह उस काम को करने की जब ठान लेता है, उसको करके ही दम लेता है। और दोस्तों ये तत्परता का जो नियम है इसका एक बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल है जो आपके एग्जाम्स में कई बार पूछा जा चुका है। दोस्तों शायद आपको याद आ भी गया होगा मैं कौन से आपके एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ उस घोड़े और पानी वाले एग्जाम्पल की, कि घोड़े को पानी तक ले जाया जा सकता है लेकिन उसको पानी पीने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? अरे भाई घोड़ा पानी पीने के लिए तैयार नहीं है, उसका माइंड अपसेट है। हो सकता है पता नहीं उसका फैमिली मेंबर उसको छोड़ के भाग गया हो, शायद इस वजह से वो मेंटली प्रिपेयर नहीं है, अपसेट है, बेचारे का ध्यान दूसरी तरफ भंग है, इसलिए शायद वह। दोस्तों ऐसा आपके साथ भी होता है, जब आप भी अपसेट होते हैं या किसी को याद करते हैं या कोई अन्य उलझन में फंसे होते हैं, पूरी तरह से आप डिस्टर्ब होते हैं, आपका खाना खाने तक का मन नहीं करता है, आपने सुबह से शाम तक कुछ नहीं खाया फिर भी आपको शाम को भूख नहीं लगती है। क्यों? क्योंकि आप वह काम करने के लिए तत्पर तैयार नहीं है, मेंटली प्रिपेयर नहीं है। तो दोस्तों हम इसी की बात कर रहे हैं कि जब तक कोई भी बालक किसी काम को करने के लिए पूर्ण रूप से तैयार नहीं होता है, उसके द्वारा किसी भी कार्य की पुष्टि नहीं करवाई जा सकती। जिस प्रकार से घोड़े को पानी तक ले जाया जा सकता है, पानी पीने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों घोड़े और पानी वाला एग्जाम्पल, घोड़े व पानी वाला जो उदाहरण है दोस्तों, ये आपके कौन से नियम का उदाहरण है? तत्परता के नियम का ही उदाहरण है। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा बहुत ही बेहतरीन तरीके से। ऐसे एग्जाम्पल और भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अरे एग्जाम्पल बनाने को अगर अपन बैठे हैं, अरे तो चाचा जी को बारात में ले जाया जा सकता है, नाचने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। क्यों भाई? चाचा जी का मूड नहीं नाचने का, अब मूड बनाओ, चाचा जी भी नाचेंगे भैया और बैंड वालों को जाने भी नहीं देंगे। क्यों? अब क्यों नाच रहे? पहले नहीं नाच रहे थे, अब वो काम करने के लिए तत्पर हो गए हैं। तो ये कौन सा नियम है? तत्परता का नियम है दोस्तों। ठीक, आगे बात करते हैं नंबर 2 अभ्यास के नियम की। और अभ्यास लगातार किसी एक काम को उसकी पुनरावृत्ति करते रहना, उसको दोहराते रहना, यही तो अभ्यास होता है। और ये अभ्यास का नियम हमें सिखाता है कि निरंतर प्रयासरत रहने से या किसी भी कार्य को लगातार अनवरत रूप से करते रहने से एक दिन वह कार्य, वह हमारे व्यवहार में पूर्ण रूप से स्थायी हो जाता है। अर्थात निरंतर प्रयास से, चाहे हमारे सामने कितना ही कठिन विषय क्यों ना हो, आप रीट की तैयारी कर रहे हैं एट प्रेजेंट अभी सब लोग, रीट के इतने सारे बड़े सिलेबस में से कई सब्जेक्ट ऐसे भी हैं जो आपको बड़ी तकलीफ देते हैं, याद नहीं होता है। हो सकता है शायद आपका एक सब्जेक्ट साइकोलॉजी भी हो, लेकिन दोस्तों मैं मनोविज्ञान को तो आसान बना दूंगा, बट ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट आपके सामने होते हैं। तो अब साहब बात आती है कि साहब वो विषय हार्ड है, और जब आप अपने टीचर से मिलते हैं कि सर ये समझ में नहीं आ रहा, कि बेटा समझ में नहीं आ रहा है, आप इसको एक बार नहीं 2 बार 3 बार 5 बार पढ़ो, जाएगा कहाँ? आखिरकार याद तो होना ही है। तो कैसे याद हुआ दोस्तों? अभ्यास की सहायता से। तो ये क्या कहता है कि निरंतर प्रयास से कठिन कार्य या जटिल से जटिल कार्य भी आसान बन जाता है और वो हमारे व्यवहार में स्थायी हो जाता है और हमें अधिगम हो जाता है। और दोस्तों इसका एक बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल और भी है, करत करत अभ्यास के जड़मति होए सुजान। करत करत अभ्यास के जड़मति हो तो सुजान, यानी कि लगातार बार बार अभ्यास के करते रहने से जिसकी मति जड़ है, जिसकी बुद्धि जड़ है, जिसका आईक्यू लेवल 25 से डाउन है, वो भी क्या बन जाता है? सुजान व्यक्ति, चतुर व्यक्ति या समझदार व्यक्ति बन जाता है। रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। रस्सी जब उस कुएं की मुंडेर से बार बार कुएं में जाती है, न जाने कितनी बार पहले वो कटती है, लेकिन उस रस्सी ने बार बार ऊपर नीचे आना नहीं छोड़ा और एक दिन उसकी मेहनत रंग लेकर आती है
और रस्सी कटना बंद हो जाती है और उस कुएं के जो पत्थर लगा हुआ है उस मुंडेर पर, उस पर भी निशान पड़ जाता है। लेकिन रस्सी ने एक दिन में वो काम नहीं किया, उसको भी बार बार मेहनत करनी पड़ी थी। तो दोस्तों बार बार लगातार अभ्यास से आसानी से किसी भी बालक को सिखाया और सीखा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नंबर 3, प्रभाव या संतोष का नियम। दोस्तों बहुत ही बेहतरीन आपका ये नियम है, प्रभाव का नियम या संतोष का नियम। और देखिए दोस्तों, प्रभाव या संतोष का नियम क्या कहता है कि जब कोई भी बालक एक बार सफलता प्राप्त कर लेता है, कोई भी बालक जब एक बार सफलता प्राप्त कर लेता है, और ऐसे एग्जाम्पल आपके नज़दीक आपके घर परिवार में भी होंगे, बताता हूँ कैसे। तो क्या कहता है ये कि जब कोई भी बालक एक बार सफलता प्राप्त कर लेता है तो एक बार सफलता के मिल जाने के बाद उसको आगे भी नवीन सफलता अवश्य प्राप्त होती है। यानी कि लगभग उसकी गारंटी दी जा सकती है, उस पर विश्वास किया जा सकता है कि भैया इसने ये काम पहले भी कर दिया था और अब की बार भी ये करके ही दम लेगा। यानी कि बालक की पूर्व सफलताओं का प्रभाव, पूर्व यानी पिछली पहले वाली, बालक की पूर्व सफलताओं का प्रभाव उसको आगे मिलने वाली नवीन सफलताओं पर भी पड़ता है। और ऐसे उदाहरण की मैं बात कर रहा था, तो दोस्तों आपने देखा भी होगा अपने घर परिवार आस पड़ोस मोहल्ले रिश्तेदारी में कि बेचारा जब तक कोई भी बच्चा किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा होता है, पता नहीं उसकी मेहनत में कुछ कमी रह जाती है या वो बैड लक, उसका किस्मत उसकी ख़राब होती है, शायद कुछ ना कुछ थोड़े बहुत नंबरों से वह फेल होता है, लेकिन साहब उसने मेहनत करना नहीं छोड़ा, वह लगातार प्रयासरत रहता है। और एक दिन जब उसकी जॉब लग जाती है तो दोस्तों एक बार जॉब लग जाने के बाद वह आगे जब भी और किसी अन्य एग्ज़ाम को देता है तो दोस्तों हम बड़े विश्वास के साथ कह सकते हैं कि ये बच्चा, ये छात्र अगली बार भी इस एग्ज़ाम में ज़रूर पास होगा। क्यों? क्योंकि उसकी पूर्व सफलता के प्रभाव से ही उसको आगे भी नवीन सफलताएं मिलती है। क्योंकि बच्चा माइंडली फ्रेश हो जाता है, उसकी पूर्व सफलता उसको पीछे से पुश करती है, धक्का मारती है, उसको सहारा प्रदान करती है कि तू गिरे मत, मैं तेरे साथ हूँ। और आपने भी ऐसा एनालाइज किया है, आपने भी ऐसा देखा है, सुना है, ऐसे एग्जाम्पल आपके आसपास में ही रहते हैं। तो दोस्तों बालक की पूर्व सफलताओं का प्रभाव उसको आगे मिलने वाली सफलताओं पर भी अवश्य पड़ता है। यानी कि बालक की पूर्व सफलता ही उसको सफलता दिलाती है। ये कौन सा नियम बताता है? प्रभाव या संतोष का नियम। और दोस्तों ध्यान रखें, इसका एक बहुत ही बेहतरीन उदाहरण आपके एग्जाम में आया हुआ है। सफलता से ही सफलता मिलती है, सफलता से ही सफलता मिलती है। दोस्तों ये कौन से अधिगम के या सीखने के नियम का उदाहरण है? प्रभाव या संतोष के नियम का। दोस्तों जैसा कि हम बात करते हैं कि साहब उसकी पूर्व सफलता उसको डेफिनेटली सफलता दिलाती है। दोस्तों हम केवल उससे आशा कर सकते हैं कि ये ऐसा कर सकेगा, ये पिछले वाले एग्जाम में भी पास हुआ था, आगे वाले एग्जाम में भी पास होगा, किसी उच्च पद की भर्ती की एग्जाम में बैठेगा वहाँ भी ये क्लियर करेगा, क्वालिफाई करेगा। लेकिन दोस्तों ज़रूरी तो नहीं है कि वह क्वालिफाई करे ही। कुछ विद्वानों ने इस बात को नकार दिया और इसकी आलोचना, निंदा भी की गई, इस नियम का खंडन भी किया गया है। तो दोस्तों आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न भी हो सकता है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि थॉर्नडाइक के द्वारा बताए गए कौन से नियम का खंडन किया गया है, तो दोस्तों आप लोग कह देना प्रभाव या संतोष के नियम का खंडन किया गया है। क्योंकि हर बार सफलता उसको पूर्व की सफलताओं के कारण मिले यह आवश्यक नहीं है, जरूरी नहीं है। इसलिए दोस्तों ध्यान रखें, इसी प्रभाव या संतोष के नियम को असंतोष के नियम के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों प्रभाव का नियम कह दें, संतोष का नियम कह दें या असंतोष का नियम कह दें, तो सफलता से ही क्या मिलती है दोस्तों? सफलता मिलती है। और दोस्तों इसके अलावा एक एग्जाम्पल मैं और बता देता हूँ इसी के बारे में, यहाँ पर लिख देता हूँ दोस्तों मैं, सफलता से बढ़कर अन्य कोई
पुरस्कार नहीं है। सफलता से बढ़कर अन्य कोई पुरस्कार नहीं है। दोस्तों अगर आपसे ये उदाहरण देकर के भी पूछे कि साहब ये सीखने के कौन सी नियम की पालना करता है, दोस्तों आपका आंसर क्या होगा? प्रभाव या संतोष के नियम की। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने बात कर ली है तत्परता, अभ्यास और प्रभाव या संतोष, ये थे आपके मुख्य नियम। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आपके गौण नियमों की। और गौण नियमों की संख्या कितनी है? जैसा कि मैंने अभी बताया था कि गौण नियमों की संख्या होती है दोस्तों कितनी? 5। अब बात ये आती है कि वो 5 नाम है कौन कौन से, अभी मैंने लिखवा भी दिया था आप लोगों को। और 5 नियमों में बच्चा कैसे सीखता है, बच्चे का अधिगम कैसे होता है, किस प्रकार से बच्चे की सीखने की स्थितियों का निर्माण होता है, इन सब बातों की अपन चर्चा करते हैं। तो देखिए दोस्तों, अब बात आती है आपके गौण नियमों की। और गौण नियमों में सबसे पहला नियम आपका आता है बहु प्रतिक्रिया का नियम। कौन सा है दोस्तों? बहु प्रतिक्रिया का नियम। बहुत सारी क्रियाएं। ठीक है दोस्तों, तो जैसा कि आपने उस सिद्धांत में देखा भी था कि जब थॉर्नडाइक ने इस बिल्ली पर प्रयोग किया था, थॉर्नडाइक ने उस बिल्ली के ऊपर प्रयोग किया था, तो क्या बिल्ली ने एक बार में ही लीवर दबाकर क्या दरवाजा खोलना सीख लिया था? नहीं दोस्तों, उस बिल्ली को भी न जाने कितने बार प्रतिक्रियाएं करनी पड़ी थी, तब जाकर उस बिल्ली को अधिगम हुआ था। उस बिल्ली को उस पिंजरे का दरवाजा खोलना आया था और तब जाकर के उसने अपनी लक्ष्य, अपनी इस मंजिल को प्राप्त किया था। तो बहु प्रतिक्रिया का नियम, ये क्या बताता है? बहु प्रतिक्रिया का नियम कि बहु प्रतिक्रिया के नियम की सहायता से, यानी कि कोई भी बालक लगातार बार प्रयास करके बार क्रियाएं करके ही अधिगम कर सकता है, यानी कि बहु प्रतिक्रियाओं की सहायता से ही बालक को सिखाया जा सकता है। ऐसी बात हमें कौन सा नियम सिखाता दोस्तों? बहु प्रतिक्रिया का। नंबर 2 दोस्तों आपका आता है आंशिक प्रतिक्रिया का नियम। आंशिक प्रतिक्रिया का नियम। दोस्तों आंशिक प्रतिक्रिया का नियम ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि आपकी जो टीचिंग मेथड चलते हैं, आपने सीखा होगा आगमन विधि, निगमन विधि, अंश से पूर्ण की और पूर्ण से अंश की, और ये सब बातें आपको टीचिंग मेथड में मैं बताऊंगा। लेकिन दोस्तों जो आंशिक प्रतिक्रिया का नियम है, आंशिक प्रतिक्रिया का नियम हमें यह बताता है कि जब कोई भी बालक जब सीखता है तो बालक के सामने एक बड़ी विषय वस्तु आ जाती है, और हमें पता है दोस्तों बड़ी विषय वस्तु को एक बार में एक साथ नहीं सीखा जा सकता। इसलिए हम क्या करते हैं, उस बड़ी विषय वस्तु को छोटे छोटे खंड या अंशों में हम उसको बांट लेते हैं और छोटे छोटे खंडों पर अपना आधिपत्य स्थापित करते हुए संपूर्ण विषय वस्तु को अपन सीख जाते हैं, अधिगम कर लेते हैं। तो दोस्तों क्या हुआ, हमने कैसे सीखा इस विषय वस्तु को? छोटे छोटे अंशों में बांट करके। इसलिए दोस्तों बताया जाता है कि यह जो आपका आंशिक प्रतिक्रिया का नियम है, ये जो आपका आंशिक प्रतिक्रिया का नियम है, इसके अंदर से एक टीचिंग मेथड, एक शायद आपकी एक शिक्षण विधि निकल करके बाहर आती है और वो आपसे पूछी जा सकती है। अंश से पूर्ण की ओर, अंश से पूर्ण की ओर शिक्षण सूत्र आपके अधिगम के कौन से नियम की देन है या सीखने के कौन से नियम की देन है? दोस्तों ये आपके आंशिक प्रतिक्रिया के नियम की ही देन है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मनोवृत्ति के नियम की। दोस्तों जैसा कि आपने तत्परता का नियम देखा था, मनोवृत्ति मानसिक चित्त, और जब इंसान का चित्त पॉजिटिव होता है, इंसान की मनोवृत्ति, इंसान की मेंटलिटी पॉजिटिव होती है, इंसान आसानी से सीख सकता है। यानी कि इंसान की सकारात्मक मानसिकता ही, इंसान की या किसी व्यक्ति की सकारात्मक मानसिकता ही उसको सीखने के लिए तैयार करती है, उसको अधिगम कराया जा सकता है। यानी कि मनोवृत्ति का नियम क्या कहता है कि बच्चे की सकारात्मक मनोवृत्ति, सकारात्मक मानसिकता ही उसको सीखने के लिए तैयार करती है, यानी कि बालक को इसके कारण ही अधिगम होता है, अदरवाइज नहीं हो सकता है। नेक्स्ट दोस्तों बात आती है साहचर्य के नियम की। और साहचर्य दोस्तों शायद इसके नाम से आपको कुछ समझ में आ रहा होगा। साहचर्य, तालमेल, कंडीशनिंग। और दोस्तों हमने जो भी कोई पहले ज्ञान सीखा था, हमने पिछले किसी भी विषय को किसी भी गुरुजी से पढ़ा,
जब हम वो विषय दोबारा किसी नए गुरुजी से पढ़ते हैं या जब सेल्फ स्टडी करते हैं तो हमारे द्वारा सीखा गया पहले वाला ज्ञान नए वाले ज्ञान को सीखने में हमारी सहायता करता है, हमारी मदद करता है, हमारी हेल्प करता है। और दोस्तों पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान के साथ जोड़ करके, नवीन ज्ञान से जोड़ करके बालक क्या कर लेता है दोस्तों, अधिगम कर लेता है। अगर हम मान रहे पूर्व ज्ञान को, जैसे कि मान लो बच्चे ने जोड़ बाकी और गुणा सीखा है, क्या दोस्तों यह है पूर्व का सीखा हुआ ज्ञान क्या उसको भाग सीखने में उसकी क्या हेल्प नहीं करेगा, क्या करेगा। इसका मतलब ये पूर्व ज्ञान नवीन ज्ञान के साथ में जुड़ करके इसको सीखने में, इसको अधिगम करने में इसकी मदद कर रहा है। इसका मतलब कौन से नियम की पालना हो रही है दोस्तों, यहाँ पर साहचर्य के नियम की पालना हो रही है। और नंबर 5 दोस्तों आपका आता है आत्मीकरण का नियम। आत्मीकरण का नियम दोस्तों ध्यान रखें, आत्मीकरण को आत्मसात का नियम भी कह सकते हैं। आत्मसात करना, उसको अपने अंदर एनालाइज करना, उसको अपने अंदर दिलो दिमाग में उसको बैठा लेना, उसको पूरी तरह से उसको एक्सेप्ट कर लेना, ये क्या कहलाता है आपका आत्मीकरण। ये क्या नियम कहता है कि जो भी कोई ज्ञान हमने देखा है, सीखा है, सुना है, समझा है, अगर वो ज्ञान हमें पूर्णतया संतुष्टि प्रदान करता है तो बालक उस ज्ञान को अपने व्यवहार में स्थायी कर लेता है, उस ज्ञान को अपने व्यवहार में क्या कर लेता है, आत्मसात कर लेता है और बच्चा अधिगम, उस बच्चे को क्या हो जाता है, अधिगम हो जाता है। तो ठीक है दोस्तों, तो यह आज हमने बात कर ली है आपके मुख्य नियमों की और गौण नियमों की। ठीक है दोस्तों, और आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं, और आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। और ऐसे ही रोचक वीडियो और ऐसे ही बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों के लिए हम लेकर आते रहेंगे। और मैं अगले वीडियो में लेकर के आऊँगा आप लोगों के लिए पावलोव का सिद्धांत। दोस्तों ये पावलोव का जो सिद्धांत है मैं आपको इतने बेहतरीन तरीके से समझाने वाला हूँ कि जितने भी कन्फ्यूजन्स हैं, आपका एक भी क्वेश्चंस आपके उसे समझे हुए बोर्ड के दायरे से बाहर नहीं जाएगा, दावे के साथ कहता हूं। तो दोस्तों आप इंतजार करना अगले वीडियो का, जल्दी आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।